नमस्कार। आप लोगों का पुनः हमारी चैनल पे स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमने प्रिएम्बल कर लिया है, प्रस्तावना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आर्टिकल 1 से स्टार्ट होता है, उसका अगर हम लोग पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 में देखेंगे तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 to 4 में इसका जिक्र है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ढंग से आपको समझना है इसको। इससे आपके प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं, मेंस के भी सवाल बनते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। ये देखिए, आपका सबसे पहले जो मैंने आपको आपके सामने ये है आपका आर्टिकल 1, दोनों इंग्लिश और हिंदी में। देखिए, हेडिंग का नाम है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, अगर आप इसको कह सकते हैं कि यानी नेम, इंडियन कंट्री का नेम क्या होगा और टेरिटरी, इसका क्षेत्र क्या होगा, इसके बारे में आपको आर्टिकल 1 में पता चलता है। तो देखिए, पहला कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब है कि संविधान में भारत के, हमारी कंट्री के दो नाम हैं। ऑफिशियल जो हमारे नाम है वो दो हैं, इंडिया और भारत। अब ऐसे ही चीजें लिखी हुई हैं कि इंडिया और भारत दो हमारा ऑफिशियल नेम होगा। पहले इंडिया है, उसके बाद भारत लिखा हुआ है। इंडिया अर्थात भारत, यानी देश के आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली दो नेम है, इंडिया और भारत। दोनों नाम में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दो नेम है। सेकंड कहता है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखिए, इसमें फर्स्ट शेड्यूल का जिक्र है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन जब 395 आर्टिकल्स जब समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल में वर्तमान में 12 शेड्यूल हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे। उसके बाद संशोधन के द्वारा 4 और शेड्यूल जोड़ दिए गए, तो 12 शेड्यूल आज के डेट में है। पहले शेड्यूल में राज्य और संघ, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इसकी लिस्ट दी हुई है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी सूची अगर आपको देखना है संविधान में, तो वो पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपकी ये सूची दी हुई है। नेक्स्ट आपको द क्लॉज देखिए कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, भारत का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित मिलकर बनेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि राज्य का क्षेत्र होगा। उसके बाद प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन टेरिटरी, जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। और थर्ड दिया गया है कि सच अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड, एज मे बी एक्वायर्ड, ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सकें। इसका मतलब है कि जो हमारा टेरिटरी जो था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया, जिस टाइम पे संविधान का निर्माण हुआ, हमने इसके ऊपर कोई सीमा नहीं खींची कि यही क्षेत्र ही हमारा हमारा भारत होगा या यही क्षेत्र ही हमारा कंट्री होगा। हमने ऑप्शंस ओपन रखे हैं कि भविष्य में इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया, इसका टेरिटरी इंक्रीज हो सकता है, ओपन रखा है हमने। और समय समय पे हम देखेंगे कि कई बाहरी बाह्य क्षेत्र, जैसे कि सिक्किम भारत में जोड़ा गया, गोवा भारत का हिस्सा बना, पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना, दमन एंड दीव, ये सब भारत में ग्रेजुअली, धीरे धीरे संविधान निर्माण के बाद भारतीय जो क्षेत्र है वो बढ़ता गया। यानी अर्जित क्षेत्र, एक्वायर्ड टेरिटरी भी भविष्य में, अक्वायर किए जाने वाले टेरिटरी भी भारत के क्षेत्र होंगे। इसको हम लोग एक पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, एक एक सर्कल है आपका, जो जिसको आप कहें कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया है। जो पूरा भूभाग जिसको आप कह सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य, भारत का राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, पूरे देश का ये राज्य क्षेत्र है, ये पूरे देश का राज्य क्षेत्र है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, जो आप हमने अभी आर्टिकल 1 में पढ़ा, वो कहता है कि ये एक एरिया देख लीजिए, एक सर्कल के अंदर ये सर्कल है,
ये सर्कल आपको डिनोट करता है राज्यों का क्षेत्र, विभिन्न राज्यों, एरिया ऑफ स्टेट, एरिया ऑफ स्टेट्स। जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे आज के डेट में हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों का एरिया। तो टेरिटरी में क्या क्या शामिल होते हैं, तो जो 28 राज्य आज की डेट में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के सारे सारे भूभाग जो हैं सब मिला के राज्यों का एरिया। रिमेनिंग एरिया में क्या होगा, जो बाकी जो बच गए, ये वाला जो एरिया है, इसमें आपका आ जाएगा यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। तो कहने का मतलब है कि इसको हम कह सकते हैं, इसको हम जो टर्म यूज किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो टर्म यूज किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कह रहा है। यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स और सॉरी ये जो राज्यों का क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये जो है आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र। टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो फर्क है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में पूरा बड़ा सर्कल है जिसको हम टेरिटरी ऑफ इंडिया कह रहे हैं, और जो राज्यों का जो क्षेत्रफल है उसको हम कह रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का क्षेत्र, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये वाला यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स आपका ये अंदर वाला सर्कल है, और पूरे बड़े सर्कल को हम कह देंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी जहां भी हम यूज करेंगे, राज्य क्षेत्र की जहां हम बात करेंगे, उसमें आपका स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों आएगा, और भविष्य में अर्जित होने वाले क्षेत्र वो भी आएंगे। यूनियन ऑफ स्टेट्स की हम जब बात करेंगे राज्यों का, तो जो आज की डेट में 28 राज्य हैं उनको आप उनके एरिया क्षेत्रफल को मिला दे तो उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो टर्म है उसको उसमें थोड़ा सा फर्क है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो हम कह रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ स्टेट्स या यूनियन ऑफ इंडिया आप कह लीजिए, ऊपर में इंडिया यूज किए हैं तो यहां भी इंडिया यूज करना ज्यादा बेटर है। यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो फर्क है आप इस सर्कल से समझ सकते हैं। बड़ा वाला सर्कल टेरिटरी, छोटा वाला सर्कल यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया। सिर्फ स्टेट्स, ओनली स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स प्लस यूटीज प्लस एक्वायर्ड टेरिटरीज, वो आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होगा मैं उसको क्लैरिफिकेशन दूंगा, आप उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझने में अगर तकलीफ होती है तो जरूर आप मैसेज करें, जरूर टेक्स्ट करें। तो इसमें हमारे फेडरल फीचर्स भी को भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि हमारे फेडरलिज्म को भी ये दर्शाता है। ये हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स का जिक्र किया गया है। यूएसए की बात करें तो वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात की जाती है यूएसए में, और हमारे यहाँ क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। दोनों में एक फर्क है। यूएसए का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बना, दैट वाज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, राज्यों के बीच समझौते का परिणाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राज्यों के बीच समझौता हुआ। हमारे यहाँ ऐसा कोई राज्यों के बीच समझौता नहीं है। हमारे यहाँ केंद्र को बनाया गया और राज्यों का निर्माण जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया। यानी हमारे यहाँ राज्यों को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, नो राइट टू सिसीड फ्रॉम यूनियन। लेकिन वहां यूएसए में जो कॉन्सेप्ट है कि
अलग राज्य मिलके आए और एक देश का निर्माण किया। हमारे यहाँ देश पहले बना और राज्यों में बांटा गया प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो ये एक अंतर होता है यूनियन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडिया। राज्यों का संघ और संघीय राज्य, राज्यों का संघ और संघीय राज्य, ये दो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको फर्क समझ लेना चाहिए। एक है आपका संघीय राज्य और राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको फर्क समझ लेना चाहिए। ये है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, एंड दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका एग्जाम्पल हमारा कंट्री है इंडिया और इसका एग्जाम्पल आपका है यूएसए। इसको जो टर्म आपका यूज किया जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, इसको हम लोग समझेंगे। राज्यों को तोड़ा जा सकता है लेकिन यूनियन टूटेगा नहीं, यूनियन एक है, राज्यों को आप तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, इसको हम कहते हैं। और ये जो है राज्य के बीच समझौते का परिणाम, रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, राज्यों के बीच समझौते का परिणाम, राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम यहां कोई समझौता नहीं, यहां राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, इधर आपका कोई समझौता नहीं है। तो भारत कहने का मतलब है कि भारत में एक संघ है तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है। इंडिया इज अ यूनियन एंड स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इसलिए कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म इसको हम लोग कहते हैं। स्टेट्स आके अग्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और इधर इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, इसको हम लोग आर्टिकल 3 में समझेंगे कि कैसे यूनियन केंद्र जो है उसके पास शक्ति है कि राज्यों को तोड़ मरोड़ के एक राज्य को दो भाग में बांट सकता है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकता है, उसके क्षेत्रफल को परिवर्तित कर सकता है, उसके एरिया को चेंज कर सकता है। तो वो हम समझेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फेडरलिज्म जो संघीय व्यवस्था है उस दोनों में यूएस और इंडिया में जो फर्क है आपका आर्टिकल 1 में ही इनडायरेक्टली मेंशन्ड है, निहित है। तो इसको आप उस तरह से देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 इस तरह से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं यूपीएससी जो है डायरेक्टली वर्ड्स के साथ खेल रहा है, वर्ड्स को इधर उधर हेर फेर कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स को। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को में एक निगाह जरूर आप मारिए कि इस आर्टिकल्स में क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 2 देखिए, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन का मतलब क्या होता है? जैसे स्कूल में नया बच्चा एडमिशन लेता है, नया बच्चा, ऑलरेडी जो बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, ये क्या कह रहा है? नया राज्य का प्रवेश होगा। यानी इसका तात्पर्य है कि जो अभी वर्तमान हमारा कंट्री है उसमें स्टेट्स हैं, अगर इसके अलावा कुछ नया बाहर से, एक्सटर्नल, आउटसाइड द टेरिटरी, वहां से अगर कोई क्षेत्र भूभाग हमारे देश में आता है, उसके बारे में यह आर्टिकल 2 कह रहा है। साफ साफ आप देखिए कि एडमिशन है और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, न्यू एंट्रेंट, न्यू एडमिशन हो रहा है, नया बच्चा स्कूल में आ रहा है, नया राज्य भारत में आ रहा है। उदाहरण से आप इसको समझ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे इसको तो सिक्किम का उदाहरण आर्टिकल 2 के तहत अगर आप देखेंगे, सिक्किम का जो विलय होता है भारत में, सिक्किम 1975, इसमें इसको इंक्लूडेड इन इंडिया, इन इंडियन टेरिटरी। 36 अमेंडमेंट किया गया 1975 में, और सिक्किम
जो पहले भारत से बाहर था, वहां चोग्याल डायनेस्टी का शासन था। वहां पे वोटिंग कराई गई और लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया और सिक्किम को भारत में विलय कर लिया गया, सिक्किम को भारत में मर्ज कर लिया गया। तो ये आर्टिकल 2 आपको पावर देता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, संविधान किसको शक्ति है, ये संविधान किसको शक्ति है, संसद को। संसद, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डू सो, पार्लियामेंट बाय लॉ, संसद कानून के द्वारा, संसद कानून बना के ये काम कर सकता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में बाय लॉ, डिटेल में हम जा रहे हैं, पार्लियामेंट में बाय लॉ, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी। पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and condition as it thinks fit। तो पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एडमिट न्यू स्टेट्स। तो सिक्किम एक आपका उदाहरण है। सिक्किम को वैसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था और इसी आर्टिकल 2 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया था 35वें अमेंडमेंट से पहले, जिसको 35वें अमेंडमेंट के बाद डिलीट कर दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कंप्लीट स्टेट को एसोसिएट स्टेट से कंप्लीट स्टेट सिक्किम बन जाता है, पहले सह राज्य का उसको दर्जा दिया गया था एसोसिएट स्टेट का। तो आज के डेट में वो क्लॉज जो है आर्टिकल 2 में है नहीं, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो क्योंकि कंप्लीट स्टेट बन गया, सह राज्य था यानी पूरी तरह से इंडिया के कंट्रोल में नहीं था, कुछ फॉरेन पॉलिसी, उसकी सिक्योरिटी, ये सब इंडिया के कंट्रोल में थी, बाकी सारी चीजें सिक्किम चोग्याल डायनेस्टी के पास थी। तो एसोसिएट स्टेट की तरह था वो। इसके अलावा अगर आप देखें कि बाह्य क्षेत्र जिसको भारत ने आजादी के बाद अर्जित किया, तो कुछ क्षेत्रों का नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, उसके बाद पौंडीचेरी जो आज के डेट में जिसका नाम पुदुचेरी है, एक फ्रांस की कॉलोनी थी, दूसरे पुर्तगाल के अंडर था, पुर्तगाल के अंतर्गत गोवा था, फ्रांस के अंतर्गत पुडुचेरी था। आज़ादी के बाद समय समय पे जैसे पौंडीचेरी 1954 में इंडिया में शामिल हुआ और उसको 1962 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 1962 में। उसी तरह से गोवा को 1961 में इंडिया में मिलाया गया, आर्मी भेजनी पड़ी थी लेकिन शांति प्रिय ढंग से लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी, भारत में विलय हो गया उसका, गोवा का। तो बाह्य क्षेत्र को भी, आउटसाइड एरिया को भी, जो इंडियन यूनियन एंड टेरिटरी करंट है, उससे बाहर के क्षेत्र को भी आप एक्वायर करके भारत में मिला सकते हैं और पार्लियामेंट बाय लॉ दिस कैन डू, ये आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 3 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3, अब ये जो आर्टिकल 3 है ये इंटरनल, आपका आंतरिक जो आपका क्षेत्र है उसके रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, उसके पुनर्गठन की बात करता है। इसको हम लोग एक बार देखते हैं। आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये इंटरनल है, इंटरनल, अंदर इंटरनल वाले एरिया की बात कर रहा है, वो एक्सटर्नल था, अदरवाइज रिपीटिशन हो जाएगा। सेकंड में भी न्यू स्टेट की बात कर रहा है, एडमिशन था उसमें, प्रवेश था। यहां क्या है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात कर रहा है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नाम में परिवर्तन, उनके भौगोलिक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में परिवर्तन की बात कर रहा है, फॉर्मेशन, नए स्टेट के फॉर्मेशन की बात कर रहा है, नए राज्यों के गठन की बात करता है ये कानून, ये आर्टिकल। इसके अंदर की बात हम देखते हैं, अंदर में क्या है, सब क्लॉज देखते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ, बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखिए कि संसद कानून के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डू सो। साफ कहीं भी नहीं लिखा है अमेंडमेंट करने की जरूरत है, क्या कह रहा है, पार्लियामेंट बाय लॉ, संसद कानून बनाएगा और कानून के द्वारा ही ये काम कर सकता है जो दिए हुए काम है। तो देखिए कौन कौन सा काम कर सकता है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। कहने का मतलब है, इसको आसान शब्दों में हम देखते हैं, दो राज्य हैं, अगर मान लीजिए ए राज्य है, बी राज्य है, ठीक है, ए और बी को मिला के
दोनों के एरिया को ऐड करके कोई एक सी राज्य बना सकता है, सी स्टेट बना सकता है। या मान लीजिए डी एक स्टेट है, इसको बाइफरकेट करके ई प्लस एफ दो पार्ट में इसको तोड़ दे। या फिर ये दो राज्यों की बाउंड्री ऐसे है तो इसको वो चेंज करके ऐसे कर दे, ऑल्टर कर दे, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री में बदलाव, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना दे, एक राज्य को तोड़ के दो राज्य में कन्वर्ट कर दे। इन सब का पावर किसके पास है? संसद कानून बना के ये काम कर सकता है। क्या क्या अधिकार हैं? तो नाम में परिवर्तन, चेंज इन द नेम, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ओडिशा का नाम बदला गया, पहले ओडिशा था उसको ओडिशा किया गया, ओडिशा को ओडिशा कर दिया गया, उसके लैंग्वेज में भी बदलाव किया गया। भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन, इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, भौगोलिक क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट। सीमा में परिवर्तन, टू ऑल्टर द बाउंड्री, और नए राज्य बनाने का अधिकार, टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो आप अंतर समझ रहे हैं कि ये अंदर का मामला है, ये आंतरिक मामला है, और वो बाह्य मामला है, एक्सटर्नल स्टेट्स की बात कर रहा है। तो ये सारे फंक्शंस हैं, देखिए 5 फंक्शंस हैं कि किसी के क्षेत्रफल को बढ़ा देना, किसी के क्षेत्र को कम करना, सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर देना, नाम में भी परिवर्तन। ये भी केंद्र सरकार यानी केंद्रीय पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है। यह है आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 की चर्चा हम एक बार आपसे कर लेते हैं कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। इसकी प्रक्रिया जो कानून बनाने की, संसद की कानून बनाने की प्रक्रिया है, तो इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। बाय प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। तो इसमें जो फर्स्ट कंसिडरेशन है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के उपरांत विधेयक संसद में by prior consent of president, the bill can be introduced in the parliament. ये एक शर्त है कि राष्ट्रपति से पूर्व सहमति के बाद ही आप राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कानून को पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। अब प्रेसिडेंट क्या करता है कि प्रेसिडेंट संसद में जाने से पहले वो क्या कहता है, स्टेट लेजिस्लेचर के ओपिनियन को लेता है, राज्य विधायिका के विचार हेतु बिल को भेजता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, स्टेट लेजिस्लेचर opinion of state legislature is taken. State legislature, concerned state जो है is taken. संबंधित राज्य से परामर्श लिया जाता है। संबंधित राज्य से आप परामर्श ले लेते हैं, संबंधित राज्य से परामर्श ले लेते हैं। जो कंसर्न स्टेट है उससे आप परामर्श लेते हैं कि हम ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बिल ला रहे हैं, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित कानून ला रहे हैं, आपकी क्या राय है ये जानने के लिए हम लोग लिखित में आप अपनी राय दीजिए। राष्ट्रपति ही भेज देता है। अब ये राय राज्य सरकार जो देती है, केंद्रीय लेजिस्लेचर जो है, केंद्रीय विधायिका पार्लियामेंट जो है, मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, क्योंकि ये परामर्श है, ओपिनियन है, ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है। ओपिनियन मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। इसके बाद जब आपने राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से कंसर्न स्टेट का ओपिनियन ले लिया, फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं इसको, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, प्रायर कंसेंट के लिए जब आपने राष्ट्रपति को भेजा तो राष्ट्रपति ही स्वयं
राज्य के विधायिका के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ओपिनियन के लिए भेज देगा, वहां से ओपिनियन वापस आएगा। टाइमलाइन भी फिक्स कर सकता है, या जो मर्जी राष्ट्रपति टाइमलाइन फिक्स कर दे कि इतने समय में आपको लाके देना है, इसको ओपिनियन देना है। तो सेकंड में ओपिनियन ले लिया गया। जब ये ओपिनियन भी ले लिया गया तो थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप, संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित तो इसको पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास द बिल। कौन से बिल की बात कर रहे हैं हम लोग? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। साधारण बहुमत से इसको आप पारित करा सकते हैं। साधारण बहुमत से पारित होने के बाद नया स्टेट बन सकता है, स्टेट का नाम चेंज हो सकता है, स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर हो सकती है, चेंजेज हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब इसमें आपका इतना ही है। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट में साधारण विधेयक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में लॉ बनाने की जो प्रक्रिया है, साधारण विधेयक जैसी जो कंडीशन है वैसी ही है, नॉर्मल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है इसको। ये आर्टिकल 4 कहता है। आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3, इसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, लेकिन हम लोग इसको आसान करके पढ़ेंगे। वो कहता है कि एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और 3, जो आर्टिकल 2 और 3 में जो हमने पार्लियामेंट के कानून बनाने की बात कही, अगर उससे कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे संविधान के में संशोधन हो या परिवर्तन हो, जैसे आप नाम चेंज कर रहे हैं, तो नाम चेंज करके शेड्यूल 1 में जो लिस्ट ऑफ स्टेट्स दिया वहां तो आप परिवर्तन करेंगे ही। तो इस परिवर्तन को, इस अमेंडमेंट को, इस कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज को हम लोग 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि 368 में शर्त है स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना है, विशेष बहुमत से पारित कराना है, और यहां आपका साधारण बहुमत से पारित हो जा रहा है, साधारण विधेयक की तरफ लाके आप पारित करा ले रहे हैं। इसलिए ये कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव किए जाएंगे, जहां भी संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी, अगर किया जाता है तो उसे हम 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन नहीं मानेंगे। ये अनुच्छेद 4 का यही मतलब है। अब इसमें आप देखिए कि 2 शेड्यूल का भी जिक्र है, फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। पहले प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची, ये हम लोग देख लेते हैं। यही आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट शेड्यूल में तो आप लोग जान रहे हैं कि नेम ऑफ द स्टेट है। अगर आप कभी भी नया राज्य बनाते हैं 2 और 3 के तहत, या नया राज्य प्रवेश होता है, या नए राज्य का गठन करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ के आपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बनाया, तो कहां कहां अमेंडमेंट की जरूरत होती है? एक है आपका शेड्यूल 1 अनुसूची 1। अनुसूची 1 में आप परिवर्तन करेंगे, इसमें आप नए राज्य का नाम जोड़ेंगे, राज्य का नाम, यहां पे आपका अमेंड होगा, न्यू स्टेट यहां पे ऐड किया जाएगा। और दूसरा जो परिवर्तन होता है वो है आपका शेड्यूल 4, अनुसूची 4। इसमें क्या है? एक लिस्ट है, इसमें राज्य का नाम है इधर, और यहां पे राज्यसभा में सीटों की संख्या में सीट, यहां पे स्टेट का नेम है, और नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। हर एक राज्य से राज्यसभा में कुछ सीटें निर्धारित हैं, हर एक स्टेट से राज्य में सीटें निर्धारित हैं। अगर आप नया राज्य बना रहे हैं तो उस राज्य से राज्यसभा में कितने एमपीज जाएंगे, यहां भी तो आपको अमेंड करना पड़ेगा, इसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट होता है, राज्य पुनर्गठन कानून, उसी के तहत आप शेड्यूल 1 में राज्य के नाम में परिवर्तन लाते हैं, और शेड्यूल 4 में आप ये डिसाइड करते हैं कि इस राज्य से कितने व्यक्ति राज्यसभा में जाएंगे, तो यहां भी आपको अमेंड करना पड़ेगा। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कानून से अमेंडमेंट होता है, बदलाव होता है, और इस बदलाव को हम लोग 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं मानेंगे, जबकि संविधान में ही संशोधन हो रहा है। अनुसूची 1 में भी संशोधन हो रहा है, और अनुसूची 4 में भी संशोधन हो रहा है, शेड्यूल 4 में भी आपका अमेंडमेंट हो रहा है। तो शेड्यूल 1 और 4 आपको आज क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है,
उसका नाम, कौन कौन से हमारे देश में राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। शेड्यूल 4 अनुसूची 4 में राज्य की सूची है और उसके सेकंड कॉलम में जो है उस राज्य से कितनी संख्या है राज्यसभा में, कितने सांसद आएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे यूपी से यहाँ 31 सीटें हैं, बिहार से 16 सीटें हैं, सिक्किम से 1 है। यही सूची के अंतर्गत दिया रहता है कि कहां से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे। तो शेड्यूल 4 में भी आपको नया स्टेट लाए हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों जगह पे परिवर्तन हो गया, इसको हम संवैधानिक संशोधन नहीं मानेंगे। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि कहीं कहीं पे आपको संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है, कहीं पे आपको नहीं करना पड़ता है। जैसे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, इसमें इंडो बांग्लादेश के बीच में लैंड शेयरिंग की गई। कुछ लैंड बांग्लादेश से इंडिया को मिले, कुछ इंडिया से बांग्लादेश को मिले। तो हमने इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री को सेटल किया। तो इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इंडो बांग्लादेश के बीच लैंड अग्रीमेंट हुआ। उसी तरह से 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960, बेरूबारी एक बांग्लादेश में जगह था जिसको हमने उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान को दिया गया बाउंड्री सेटलमेंट करने के लिए। जनरली एक कच्छाथीऊ आइलैंड है जिसके बारे में विवाद आप लोग सुनते रहते होंगे। इसे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के आदेश से श्रीलंका को दे दिया गया था। इसमें संशोधन नहीं किया गया था। छोटा क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र काफी कम था और आपस में बेहतर संबंध हो इसके लिए कार्यपालिका के आदेश से कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा जो भी चीजें हुई हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ अगर आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद अगर कुछ एरिया उधर गया है, कुछ हमारे पास आया है, तो इसके लिए संशोधन किया गया है, संवैधानिक संशोधन किया गया। 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए, 100वां संवैधानिक संशोधन, 9वां संवैधानिक संशोधन, 9th एंड 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 से 4 हमने कर लिया, यानी आपका ये कंप्लीट हो गया। अब राज्यों के पुनर्गठन की बात कर लेते हैं। जो शक्ति कौन देता है? आपका आर्टिकल 3 के तहत आर्टिकल 3 जो है एम्पावर करता है आपको। आर्टिकल 3 में हमने देखा कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। राज्यों का पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका पार्लियामेंट, संसद के पास है। तो समय समय पे आप देखिए कि आपके पास हमने समिति का नाम और उसने क्या रिकमेंडेशन दिए थे। तो सबसे पहले कमिटी जो बनाई गई आज़ादी के बाद वो है आपका एस.के. धर 1948, जिन्होंने सुझाव दिए कि भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। नॉट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया रेदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, स्टेट्स शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड। पहली कमेटी आई जिसने भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने पे इनकार कर दिया, प्रशासनिक सुविधा के लिए ही राज्यों में बांटना चाहिए। सेकंड कमेटी आती है जेवीपी मतलब जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। उसी साल 1948 में ही, और 1948 में जो कमेटी बनी उन्होंने पुनः इसके धर कमेटी के रिकमेंडेशन के सिफारिशों का ही उसकी ही बात की कि हाँ वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया उन्होंने कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ही बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन इस दौरान देखेंगे कि आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए श्री रामुलु एक लीडर थे, गांधीयन लीडर। उन्होंने फास्ट अनटू डेथ अनशन किया कि भाषा के आधार पे मद्रास प्रोविंस से आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों को एक अलग राज्य बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने काफ़ी डिमांड की, उनको नहीं सुना गया, उनका डेथ हो गया, तो और प्रोटेस्ट बढ़ गया। इसके बाद पहला राज्य बनता है भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पे फर्स्ट स्टेट का फॉर्मेशन होता है 2 अक्टूबर 1953। और साथ ही साथ जब विवाद इस तरह से बढ़ गया, लोगों में आक्रोश आ गया, तो सरकार ने फजल अली कमेटी का गठन किया। फजल अली कमेटी 1953 में गठन किया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1953, फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली उसके चेयरपर्सन थे। और इन्होंने 1953 में इनकी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। इन्होंने रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। स्टेट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब इस सिफारिश के आधार पे आप देखेंगे कि 1956 में 1956 में स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ।
पार्लियामेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में बनाया। 7वां संवैधानिक संशोधन होता है 1956 में, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होता है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होता है। इस एक्ट के तहत 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत शेड्यूल 1 में आप लोग जान रहे हैं कि जब भी राज्य का पुनर्गठन होगा तो शेड्यूल 1 अनुसूची 1 में बदलाव किया जाएगा। तो अनुसूची 1 इस कानून से पहले कैसा था, इसका मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं कि 1956 से पहले पहली अनुसूची को अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 भाग में राज्यों को बांटा गया था। ग्रुप ए स्टेट्स, ग्रुप बी स्टेट्स, ग्रुप सी स्टेट्स एंड ग्रुप डी स्टेट्स, 4 भागों में थे। ग्रुप ए में जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो आप बिहार, यूपी, ये सब जो ब्रिटिश प्रांत थे, ये 9 राज्य ब्रिटिश प्रोविंस आप कह सकते हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस, वो ग्रुप ए में रखे गए थे। ग्रुप बी में प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया था। इसमें भी 9 शाही शासन जहां पे था, राजशाही शासन, शाही शासन, 9 प्रिंसली स्टेट्स को ग्रुप बी में रखा गया था। ग्रुप सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, जो 10 थे, मुख्य आयुक्त का शासन, जैसे दिल्ली, अजमेर, ये सब ग्रुप सी में थे। ग्रुप डी में एक ही क्षेत्र था, वो था आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो 1956 से पहले ये पहली अनुसूची जो थी ऐसी दिखती थी। पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। पहली अनुसूची में संशोधन करके ये सारे ग्रुपिंग्स को हटा के 2 ही पार्ट में रखा गया, एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। अब 1956 के बाद शेड्यूल 1 में जो परिवर्तन किया गया उसमें लिस्ट ऑफ स्टेट्स हैं, 14 राज्य थे, और लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और 14 राज्य बनाए गए थे। वर्तमान में इस शेड्यूल अनुसूची में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। रीसेंट जो चेंजेस हुए हैं उसको आप ध्यान में दीजिए कि 29वां राज्य 2014 में तेलंगाना बनाया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके। तेलंगाना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत तेलंगाना का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके 2 राज्य बने, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 2019 में क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर जो था आपका राज्य था, उसमें 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख बना दिया गया। लेकिन साथ ही दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इसको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो ओवरऑल इसका कंसिक्वेंस ये हुआ कि 29वां राज्य तो तेलंगाना बना था, लेकिन एक राज्य दो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया। तो बच गया कितने राज्य, 28 राज्य। अब पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें 2 का इजाफा हो गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो 7 2 9 हो गए। लेकिन जो 2 अलग अलग थे, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, उसको मर्ज करके एक कर दिया गया, इसलिए 8 यूनियन टेरिटरीज बच गए। तो ये आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की बात है। इसके तहत एक और स्टैट्यूटरी बॉडी का निर्माण हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय परिषद, स्टैट्यूटरी बॉडी। किसके तहत बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। क्योंकि भाषा के आधार पे आपने राज्यों को बांट दिया, तो आपसी सहयोग, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में आपस में सहयोग के लिए, आपस में कोई विवाद नहीं हो, आपस में संबंध बेहतर बने रहें, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, पुलिस के बीच कोऑपरेशन हो, जंगल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो साथ में आप मिलके उसका प्रोटेक्शन करें, इसके लिए जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया। वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के द्वारा वैधानिक संस्थान है। अब एक बार एक निगाह बस डाल देना है। मैं जानता हूं यूपीएससी में आप लोग फैक्ट से घबराते हैं, लेकिन एक निगाह जरूर आपको दे देनी चाहिए कि जब 14 राज्य थे तो 15 से 29वें का सफर कैसे हुआ। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। 15वां राज्य 1960 में गुजरात बना, 16वां राज्य 1963 में नागालैंड बना, 17वां राज्य 1966 में हरियाणा बना, 18वां राज्य 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, 19वां, 20वां और 21वां एक ही साल 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, 22वां राज्य सिक्किम के रूप में 1975 में भारत में शामिल हुआ। 1987 में 3 राज्य बने, 23वां, 24वां और 25वां, 23rd, 24th एंड 25th, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के रूप में। उसके बाद सीधा 2000 में 26वां, 27वां और 28वां राज्य बना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये 3 स्टेट्स जो हैं 2000 में बने, और 2014 में 29वां राज्य तेलंगाना बना। और ये सब कैसे बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जैसे आपका छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, झारखंड, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, उत्तर प्रदेश
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, उससे उत्तराखंड बना। तो ये सब, इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कानून बना और जिसके तहत ये आपके राज्य का निर्माण हुआ। तो इतना ही है आज के लिए। हम लोग पहला भाग संविधान का और आर्टिकल 1 to 4 ये आज खत्म कर चुके हैं। इसके अगले सीरीज में हम लोग नागरिकता, सिटीजनशिप पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो आपको, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और उसका रिप्लाई मैं आपको करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद। गुड नाइट।